रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 82 दिन से भीषण जंग जारी है, लेकिन न तो रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है, न ही जेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच रूसी सेना के भीषण हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन के 2 सैनिक जान बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष करते दिखे। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन वीडियो में यूक्रेन के 2 सैनिक छिपने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में मोर्चा लिए दिखाई दिए। बताया गया कि जहां यह हमला हुआ वो यूक्रेन की सेना की एक पोस्ट थी, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए रूसी सेना ने बमों की बारिश कर दी। गड्ढे के बेहद पास बम फटने के बाद भी यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर पलटवार करते रहे। दोनों में एक सैनिक ने सामने की तरफ निशाना साधकर गोली दाग दी। तभी उन दोनों के बेहद नजदीक एक और जोरदार धमाका हुआ। तेज आवाज के साथ वहां आग का एक गोला उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस धमाके के बाद भी यूक्रेन के दोनों सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों का जवाब देना जारी रखा। उनमें एक सैनिक ने रूसी सैनिकों की तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी सैनिक ने अपनी राइफल से रूस की सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से अपनी पोस्ट बचाने में कामयाब रहे या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया। यूक्रेन की फौज ने अपने M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंगल के बीच कुछ सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। सबसे पहले जवानों ने M777 होवित्जर में गोले लोड किए, फिर दुश्मन पर जमकर गोलाबारी की। वहीं जैसे ही हमले शुरू हुए, पूरा इलाका गोलाबारी की आवाज से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में जेलेंस्की के जवान एक के बाद एक कई गोले दागते नजर आए। और जिस M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे यूके ने बनाया है और इसका इस्तेमाल 2005 से दुनिया के कई देश करते आए हैं। इसकी मारक क्षमता 21 किलोमीटर है, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरह के गोले लोड किए जा सकते हैं, जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगा डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम अपने टारगेट की पहचान कर उसे ध्वस्त कर सकता है। इसके साथ ही यह वजन में हल्का होता है, इसलिए इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि अज़ोवस्ताल पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना की तरफ से घातक फास्फोरस बमों से हमला किया गया। फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है। लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। स्टील प्लांट पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुरी तरह से तबाह हुआ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास का इलाका नजर आया। तभी वहां अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों से जाकर टकराने लगे। ऐसा लगा मानो पटाखे छूट रहे हों। थोड़ी देर में आसमान से शोलों की ये बारिश और तेज हो गई और जैसे ही ये जमीन से टकराते, वहां एक तेज चमक के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देता। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने स्टील प्लांट को इन्हीं खतरनाक फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की तरफ से अज़ोवस्ताल पर इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और इस फास्फोरस को केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। जब फास्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यह बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस केमिकल ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद खुद ब खुद सुलग उठता है, जिससे घने सफेद धुएं का ऐसा गुबार बनता है कि उसकी चपेट में आने पर सांस घुटने लगती है। यही नहीं, ये बम अपनी गर्मी से इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। इसी वजह से केमिकल वेपन कन्वेंशन में फास्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर बैन है। लेकिन रूसी सेना पर आरोप लगा कि उसने यूक्रेन युद्ध में इसका कई बार इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूस की तरफ से फास्फोरस बम से हमला होने की बात कही थी और ऐसा ही हमला अब अज़ोवस्ताल में होने का दावा किया गया, जहां 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग जारी है। लेकिन रूस के सैनिकों को स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने में अब तक कामयाबी नहीं मिली।
ये हाल तब है जब पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने वहां हमले और तेज कर दिए। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि अज़ोवस्ताल के एक इलाके में खड़े रूस के एक टैंक पर लगी मशीन गन की मदद से स्टील प्लांट को निशाना बनाकर जोरदार फायरिंग की गई। सिर्फ फॉस्फोरस बम और मशीन गन से ही हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भारी बमबारी भी जारी है। प्लांट और उसके आसपास के एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई बम तेज धमाके के साथ फटते नजर आए। असल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ही मारियोपोल का वो आखिरी हिस्सा है जो रूस के पंजे से बाहर है। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिक स्टील प्लांट और वहां कई दूसरी इमारतों में छिपकर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यही वजह है कि एक महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी रूस की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा नहीं जमा पाई। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तुर्की से मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों की मदद नहीं करने की गुहार लगाई। पिछले कई दिन से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। लेकिन इसके बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को न तो रूस जीत सका है और न ही यूक्रेन के सैनिक घुटने टेकने को तैयार हैं। मारियोपोल में चल रही इस लड़ाई में रूस की तरफ से कादिरोव के लड़ाके भी लड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस जंग में कादिरोव ने तुर्की के आगे मदद के लिए हाथ फैला दिए। उन्होंने इस्लाम की दुहाई देकर तुर्की से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के सैनिकों को बाहर नहीं निकालने की अपील की। कादिरोव ने दावा किया कि तुर्की के मुसलमानों को बहुत दुख होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि मुस्लिम देश होने के बाद भी तुर्की इस्लाम की आलोचना करने वालों को निकालने की तैयारी में है। असल में तुर्की ने यूक्रेन को ये ऑफर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो वो स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेन के सैनिकों को समंदर के रास्ते बाहर निकाल सकता है। इसी के बाद कादिरोव इस्लाम के नाम पर इस पूरे एपिसोड में कूद पड़े, जबकि यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में जंग लड़ रहे खुद कादिरोव के लड़ाके मुश्किल में हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़ाके मारे जा चुके हैं और बाकियों को पकड़ने के लिए यूक्रेन ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे वो घबरा गए हैं। वहीं खबर आई कि अमेरिका, जापान और रूस की तरह चीन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में शामिल हो गया। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि चीन का सपना है कि उसकी वायुसेना की ताकत उतनी ही हो जितनी अमेरिका की है, और इसीलिए वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस रिपोर्ट में चीन की प्लानिंग का जिक्र किया गया, उसमें यह भी लिखा गया कि चीन का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का कार्यक्रम अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम की टक्कर का होगा, जिसमें वो J-25 और J-28 जैसे लड़ाकू विमान बनाएगा, जिनमें खास तौर पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये वो तकनीक है जिसमें विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। मतलब ये कि दुश्मन उनका सिग्नल ही ना पकड़ पाए। वैसे चीन अकेला नहीं है जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका, जापान, रूस, स्वीडन और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। और ये सभी देश अपने अपने देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें चीन पर खास जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी के विमान बनाने के लिए चीन ने 2025 से 2030 के बीच का समय रखा है, क्योंकि चीन चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना अमेरिका की बराबरी की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की जिस कंपनी को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने रिसर्च शुरू कर दी है। वैसे इस मामले में चीन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। कहा जाता है कि इससे पहले जब चीन ने J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था, तो उसका इंजन बनाने में उससे नानी याद आ गई थी। मतलब ये कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है। वो अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहा है, जिनमें स्टेल्थ तकनीक शामिल है, जिसके लिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है ताकि उसके विमान दुश्मन की आंखों में धूल झोंक सके। इसके अलावा वो पहले से बेहतर इंजन भी बनाने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, इन विमानों से हाइपरसोनिक हथियार भी दागे जा सकेंगे और वो ड्रोन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन के छठी पीढ़ी के विमान उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी, या यूं कहें कि उसका विकल्प होगा कि उसे कोई इंसान उड़ाए या उन्हें कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाए।